नमस्कार दोस्तों, कामयाब इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से अपन राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश को डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पर अपने लगभग 7 से 8 वीडियो हो चुके हैं उत्पत्ति का सिद्धांत और वंशावली को क्रमबद्ध करते हुए। कल की क्लास भी रिकॉर्ड कर दी गई थी, लेकिन ध्यान रखना उसमें एक हैकिंग के कारण वो क्लास अपलोड नहीं हो पाई। तो वैसे उसके पूरे फाइल जो हैं वो मैंने साथ के साथ बनाए थे, केवल वो चलचित्र के रूप में थोड़ा सा उपलब्ध है। तो उस क्लास को हम एक बार करते हैं, उसके बाद में फिर एक और नई क्लास बनाएंगे। तो आप ध्यान रखना, कल जो मैंने लास्ट की क्लास में जो पढ़ाया था उस चीज़ को यहाँ पर एक नए वीडियो के साथ में अपन को शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखना वो हैकिंग के कारण वो वीडियो समाप्त हो गया है और इसी कारण से वो यूट्यूब पर आ नहीं पाया था। तो अपन उसको अच्छे से एक बार रिकॉर्ड करते हैं। तो ध्यान रखना, क्योंकि पढ़ाया हुआ है वो पूरा, तो दिक्कत ज़्यादा आएगी नहीं और बहुत जल्दी से वो कैप्चर हो जाएगा। और आप सबने जो ऑफलाइन जो जुड़े हुए हैं उन्हें तो लिख ही लिया होगा, ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं वो थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि हमने 7 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं और ये भाग नंबर कौन सा हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। दोस्तों, चौहान राजवंश का भाग नंबर 8 अजमेर और सांबर के चौहानों से संबंधित है। इससे पहले की जो पिछले 7 नंबर का जो भाग है वहां पर बीछल देव चौहान यानी कि विग्रहराज चतुर्थ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो क्लास बनने जा रही है वो अपार गांगे से लेकर के पृथ्वीराज तृतीय तक की क्लास बनेगी। वैसे तो आज क्लास रिकॉर्ड पृथ्वीराज तृतीय की होनी थी, लेकिन ये हैकिंग के कारण थोड़ा सा असुविधा हुआ है, तो इसको अपन एक बार और अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों, इसके बाद में अगला जो इसमें स्लाइड मैंने बनाया हुआ है वो है अपना ये अगला है, इसके बाद का पेज। यानी कि अगला शासक कौन बना, अपार गांगे। अपार गांगे ने शासन किया 1163 से और 1165 ईस्वी के तक। और अपार गांगे किसका पुत्र था, तो आप ध्यान रखना ये आपके विग्रहराज चतुर्थ का ही क्या है, पुत्र है, सबसे बड़ा। लेकिन विग्रहराज के बाद शासक तो बना, लेकिन इसकी हत्या किसने कर दी थी, पृथ्वीराज द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी थी, जो कि ध्यान रखना इसका छोटा भाई था। पृथ्वीराज द्वितीय इसका क्या था, छोटा भाई, उसने इसकी हत्या कर दी। तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर विग्रहराज के जो हैं, विग्रहराज के जो यहाँ पर हैं वो ध्यान रखना कितने पुत्र हैं, तो यहाँ पर 3 पुत्र हैं। पहले तो यहाँ पर है अपार गांगे, दूसरे यहाँ पर है पृथ्वीराज और तीसरे यहाँ पर है नागार्जुन। अभी जो शासक बने हैं वो बने हैं, ध्यान रखना, अपार गांगे, जो 1163 से और 1165 के आसपास शासक बनेंगे। इसकी हत्या कौन कर देगा, तो ये छोटा वाला जो भाई है इनका, छोटे वाले भाई का नाम क्या है, पृथ्वीराज सेकंड, ये इनकी हत्या कर देगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए पृथ्वीराज सेकंड को इनका है ना भातृहंता भी कहते हैं अपन। वो बात अपन अगले स्लाइड में करेंगे। फिलहाल इस स्लाइड में आपको ध्यान रखना है कि अपार गांगे ने शासन किया और ये विग्रहराज के बाद में शासक बने, मतलब उनके उत्तराधिकारी थे। और विग्रहराज के 3 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा अपार गांगे, दूसरा पृथ्वीराज द्वितीय और तीसरे नंबर पर था नागार्जुन। यहाँ पर यह लिखा भी हुआ है कि शासक नहीं बन पाया था। तो कौन शासक नहीं बन पाया था, नागार्जुन, ये शासक नहीं बन पाए थे क्योंकि इनकी उम्र उस समय क्या थी, कम थी। तो अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, अपार गांगे के जस्ट बाद में जो अगले शासक पढ़ाए जाएंगे वो होंगे पृथ्वीराज सेकंड। ध्यान दीजिए आप लोग। तो इसके बाद ये कल की क्लास थी, देखिए इधर, यहां पर अपन दिख रहा है क्या, ये प्रॉपर देखिए इधर। तो
पृथ्वीराज सेकंड 1165 से 1169 तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें एक छोटी सी बात आती है कि इनकी निसंतान हो जाती है यहां पर मृत्यु, यानी कि इनके कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना आप लोग। और ये विग्रहराज चतुर्थ के ही दूसरे नंबर के पुत्र हैं, यानी कि इनके पिताजी का नाम भी क्या है, तो विग्रहराज ही इनके पिताजी का नाम है। और इनके बड़े भाई जो हैं उसका नाम था अपार गांगे, जिसकी हत्या स्वयं, ध्यान रखना, पृथ्वीराज ने कर दी थी, जो अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आ रहे हैं। ध्यान रखना, पृथ्वीराज सेकंड ने देशद्रोहियों का साथ लेकर के, और आप ध्यान रखना, अपार गांगे की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो एक महत्वपूर्ण बात हमको देखने को मिलती है कि चौहानों का पितृअंता किसे कहा जाता है। तो चौहानों का पितृअंता किसे कहते हैं, तो ये पृथ्वीराज सेकंड को कहते हैं। चौहानों का भातृअंता, पितृअंता तो जगदेव हैं, और चौहानों का भातृअंता कौन हो जाएगा, पृथ्वीराज सेकंड। इनकी पत्नी का नाम था सुहल देवी, जिसने है ना सुहलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था मेनाल के आसपास। यहां तक का पढ़ लिया हमने। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इसके बाद में हमको देखने को मिलता है ये तीसरा स्लाइड, तीसरे स्लाइड पर आता है हमारा ये वाला, देखिए हाँ भाई, तीसरे में देखिए इधर अर्णोराज के यहां पर 3 पुत्र, जिसमें सबसे पहले तो आप ध्यान रखोगे जगदेव। जगदेव की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। जगदेव ने हत्या कर दी थी किसकी, अर्णोराज की। लेकिन इसको है ना शासक स्वीकार नहीं किया था जनता ने। इसके बाद में अगले शासक कौन बने थे, विग्रहराज। और इसके बाद में शासक बने अपारगांगे, और फिर बने, ध्यान रखना, पृथ्वीराज। लेकिन पृथ्वीराज के बाद में शासक बनना चाहिए था कौन, देखें, नागार्जुन। लेकिन इस समय इनकी उम्र क्या थी, कम थी। इनकी 5 वर्ष उम्र होने के कारण, ध्यान रखना, यहां पर अगले शासक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं कौन, तो सोमेश्वर। तो सोमेश्वर ने कब से कब तक शासन किया था दोस्तों, 1169 से लेकर के और 1177 ईस्वी के बीच इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। वैसे देखा जाए तो सोमेश्वर के भी यहां पर 2 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम था पृथ्वीराज तृतीय, और दूसरे पुत्र का नाम था हरिराज। पृथ्वीराज तृतीय ने 1177-78 से लेकर के और 1192 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। ये बात भी हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे जब पृथ्वीराज को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। इसके बाद में अगला जो इसमें स्लाइड बना था हमारा, वो ध्यान रखना, ये जगदेव ये वाला हो गया ना। इसके बाद में ये वाला। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगला शासक बना है यहां पर, अगला शासक बना है यहां पर सोमेश्वर। सोमेश्वर कब से कब तक शासक रहा, 1169 से लेकर के और 1177 तक ये क्या रहा, शासक रहा। दोस्तों ध्यान रखना, सोमेश्वर के समय के बहुत अच्छे अच्छे काम हैं। सबसे पहली बात तो यह कि इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था अर्णोराज। इनकी माता का नाम था काचन देवी। और इनके समय के जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो थे, उनका नाम था कैमास। जो कैमास का हमको दूसरा भी नाम देखने को मिलता है, क्या नाम है, तो कदम्बदास। ये इसका दूसरा नाम है, बाद बाकी है व्यक्ति वही। और ये ध्यान रखना, एक सेनापति भी था और निर्माण विभाग का प्रमुख भी था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या सेनापति, निर्माण कार्य का प्रमुख कुछ भी आए, आप लोग यहां पर कैमास या फिर क्या करोगे, कदमदास करोगे। लेकिन मित्रों इनकी पत्नी का नाम क्या था, कर्पूरी देवी। अभी कर्पूरी देवी कौन है, इसका थोड़ा सा हम लोग परिचय लेते हैं। तो कलचुरी की राजकुमारी है ये, जो कि अनंतपाल तोमर की क्या है, पुत्री है। और फिर ध्यान रखना, इनका जो पुत्र हुआ था सोमेश्वर का, उसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय, और ध्यान रखना हरिराज। 2 पुत्र हुए थे।
एक और बहुत अच्छी बात हमको देखने को मिलती है यहां पर, क्या कि सोमेश्वर के समय ही बिजोलिया शिलालेख का निर्माण हुआ था। बिजोलिया शिलालेख का निर्माण किस शासक के समय हुआ? तो वो सोमेश्वर के समय हुआ था। ये इतिहास में, अब चूंकि चौहानों का जो इतिहास है उसकी बहुत बड़ी जानकारी हमको है ना बिजोलिया के शिलालेख से मिलती है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखोगे। बिजोलिया शिलालेख का निर्माण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, मतलब सोमेश्वर के शासनकाल में ही हुआ था। दोस्तों इसके बाद में हम चलते हैं अगले पर। तो अगला बिंदु इसमें आता है इनके द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी करवाया गया था। कौन सा निर्माण कार्य करवाया, ध्यान दीजिए आप। सोमेश्वर के द्वारा करवाया गया निर्माण कार्य, सोमेश्वर के द्वारा करवाया गया निर्माण कार्य। तो पहली बात तो इनका शासनकाल 1169 से 1177 तक है ही, जो तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी है, इसमें भी लगा दिया है। अब इसके में एक थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप, नागौर दुर्ग जो है, नागौर दुर्ग का जो निर्माण करने का जो आदेश है वो किसने दिया था? सोमेश्वर ने दिया था। नागौर दुर्ग का निर्माण करवाने का आदेश दिया था सोमेश्वर ने। क्यों दिया था मैंने आपको इसमें थोड़ा सा बताया है, और अब थोड़ा जान लीजिए आप लोग। एक भेड़ और एक ध्यान रखना भेड़िए की यहाँ पर लड़ाई हो जाती है, और इस लड़ाई को देख करके बड़े ही ध्यान रखना यहाँ पर सोमेश्वर जो है वो बड़े ही औचित्य हो जाते हैं, और उनसे एक प्रकार की सीख लेते हैं कि भला पशुओं में इस प्रकार की लड़ाई होती है, तो वीरता का कहीं ना कहीं ये प्रतीक तो है, इसलिए यहाँ पर एक दुर्ग बना देना चाहिए, और इसीलिए वो यहाँ पर है ना दुर्ग का क्या करवा देते हैं, निर्माण करवा देते हैं। तो इसीलिए अब इसका निर्देश है ना किसको दिया जाता है? तो कैमास के निर्देशन में हई छत्रपुर, जिसका वर्तमान में नाम हमको देखने को मिलता है नागौर, हई छत्रपुर में नागौर दुर्ग बनाने का दिया आदेश दे दिया। नागौर दुर्ग बनाने का आदेश दे दिया, जिससे ध्यान रखना क्या कहा जाता है, देखिए नगाना दुर्ग भी कहा जाता है। कैमास के निर्देशन में हई छत्रपुर में कौन सा दुर्ग बना? नागौर का दुर्ग, जिसे क्या कहा जाता है? तो नगाना का दुर्ग भी कहते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। अगली बात हमको देखने को मिलती है कि आबू के शासक जो थे वो सोमेश्वर के क्या हुआ करते थे? अधीन हुआ करते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसको मैंने अगले पेज पर समझा भी रखा है कि आबू का जो शासक है वो किसके अधीन हुआ करता था? सोमेश्वर के अधीन हुआ करता था। तो ध्यान रखना फिर क्या हुआ इसके बाद में। इसके बाद में हमको ये छोटा सा एक संग्राम देखने को मिलता है, छोटी सी लड़ाई देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना इसमें कैसे है कि सोमेश्वर का शासनकाल तो कहां पर, शासन कहां पर रहता है? अजमेर में रहता है। अजमेर में तो शासन है सोमेश्वर का, और गुजरात में जो शासन है वो किसका? भीमदेव सेकंड का। और ये जो इलाका है बॉर्डर का, सीमावर्ती भाग, इसमें देखिए आप लोग ये वाला जो है ना ये आबू का क्षेत्र है, और इस आबू के क्षेत्र में शासन कर रहा है, कौन शासन कर रहा है? तो ध्यान रखना जैत सिंह है, जो मैंने हम यहां पर लिखा हुआ है, समझ लीजिए इसको। सीमावर्ती भाग, सीमावर्ती भाग, ये सीमावर्ती भाग है पूरा का पूरा, ये देख लीजिए। ये अजमेर और ये कौन सा हो गया? गुजरात, दोनों के बीच में सीमावर्ती भाग। हुआ क्या था ध्यान रखना, यहां पर भीमदेव सेकंड आक्रमण कर देगा किसके ऊपर? तो आबू के ऊपर। तो आबू का जो जैत सिंह है वो ध्यान रखना किसको बुला लेगा? देखो सोमेश्वर को। तो यही बात यहां पर बताई गई कि सोमेश्वर की हत्या 1177 में भीमदेव सेकंड के द्वारा कर दी जाती है। इस युद्ध के बाद भीमदेव सेकंड ने किसको मार दिया था? सोमेश्वर को मार दिया था। यह हमको एक छोटी सी घटना इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं आगे। इसके बाद में सोमेश्वर के बाद में शासक कौन बना? तो सोमेश्वर के बाद में हमको पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? तो ध्यान रखना पृथ्वीराज। इसके बाद हमको पढ़ना है पृथ्वीराज।
पृथ्वीराज तृतीय पढ़ना है। पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी कौन है? तो वो ध्यान रखना सोमेश्वर। कौन है? ध्यान रखना सोमेश्वर। अब यहीं से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो क्लास थी ये तो मैंने पढ़ा दी थी, लेकिन ये क्या है, हैकिंग के कारण यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो पाई, तो ये उसके लिए ठीक रहेगा। इसके बाद में हम शुरू करेंगे पढ़ना पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संबंधित इतिहास। तो आइए दोस्तों, उसी को हम लोग अब आगे बढ़ा देते हैं। यहां पर हमारे जो शासक आते हैं, शासक कौन है? तो शासक है हमारे पृथ्वीराज। ये ध्यान रखना आप लोग। देखिए इधर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वीराज 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 तृतीय। कब से कब तक का इनका शासनकाल है? तो ध्यान दीजिए आप लोग, ये शासक बन गए थे 1177 में, और कब तक इनका शासन रहा? तो 1192 ईस्वी तक इनका क्या रहा? शासन रहा। अब यहीं पर थोड़ा सा समझ के चलना है हमको कि एक तो इनके पिता कौन थे, किनके? देखें, पृथ्वीराज के। छोटी जो बातें हैं उनको एक बार हम पहले ही पेज में पूरा करना चाहेंगे, तो ध्यान दो आप लोग। सबसे पहले तो पृथ्वीराज तृतीय के पिता कौन है? तो सोमेश्वर, जो आपको मैंने पिछली क्लासों में समझाया भी है। पिता का नाम है यहाँ पर सोमेश्वर। सोमेश्वर, इनके पिताजी का नाम है सोमेश्वर। इनकी माता का नाम क्या है? पहला बिंदु, इनकी माता का नाम है कर्पूरी देवी। ये ध्यान रखना, इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी। अच्छा, ये कौन से वंश से संबंधित हैं? तो ये ध्यान रखना, ये चौहान वंश से संबंधित हैं। कौन? पृथ्वीराज। पिताजी हैं सोमेश्वर, माता कौन है? कर्पूरी देवी। फिर अगली बात आती है कि इनका जन्म कब हुआ। ये ध्यान रखना, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण सी घटना है। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1166 ईस्वी में। इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था ये जन्म? ध्यान रखना, तो एक गुजरात में छोटा सा स्थान पड़ता है अहिलपाटन। ध्यान रखना, क्या नाम पड़ता है? तो अहिलपाटन। अहिलपाटन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। कहां पर है? अहिलपाटन। तो ये ध्यान रखना, गुजरात में है, यहां पर इनका जन्म हो जाता है। फिर ध्यान रखना, ये शासक कब बने? तो शासक तो इनको तब बनना पड़ेगा जिस समय, ध्यान रखना, इनके पिताजी की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। तो इनके पिता की मृत्यु कब हुई थी? 1177 में। तो 1177 में ये शासक बन गए, शासक बने। तो शासक बने तो हम कह सकते हैं कि राज्य अभिषेक इनका कब हुआ है? 1177 में राज्य अभिषेक। राज्य अभिषेक का मतलब होता है कि ध्यान रखना, नए शासक की एक तरीके से नियुक्ति, नया शासक बन गया। कौन बन गया नया शासक? पृथ्वीराज तृतीय, 1177 में। लेकिन सुनो, इस समय इनकी उम्र क्या थी? यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उम्र क्या रही होगी? तो दोस्तों 1166 में इनका जन्म हुआ है, शासक बन गए 1177 में, यानी इनकी उम्र है लगभग 11 वर्ष। 11 वर्ष की उम्र में ये शासक बन गए हैं। 11 वर्ष एक बहुत ही छोटी उम्र है। तो मित्रों, इस उम्र कम होने का शिकार तो नागार्जुन भी रह चुके हैं। आपको पता हो तो नागार्जुन की उम्र 5 वर्ष थी। उस समय उम्र का बहाना बना करके सोमेश्वर को बना दिया गया था, शासक बना दिया गया था। तो इस समय तो अब इसकी उम्र कम है और नागार्जुन की उम्र क्या है? ज्यादा है। इनसे तो कहीं ना कहीं ज्यादा है। उनकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास तो है ही, और इनकी उम्र कम है। लेकिन ध्यान रखना, चौहान जो सरदार हैं वो नागार्जुन को शासक नहीं बना रहे हैं। वो ध्यान रखना, शासक बनाना चाह रहे हैं किसको? देखें, पृथ्वीराज को, जो कि अभी बहुत ही कम उम्र का एक बालक है। शासक बना दिया। लेकिन दोस्तों वास्तव में देखा जाए तो यह भी बालक है,
और राजा को तो न्याय का भी काम करना पड़ता है, सेना का भी सारा काम करना पड़ता है, पूरी बागडोर, राज्य की बागडोर उसके हाथ में होती है। तो अभी इसको समझदारी लेना बाकी है, मतलब अभी ये प्रशिक्षित होना इसको बाकी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस दौरान एक वर्ष तक इनकी माता के संरक्षण में, इनकी माता के संरक्षण में शासन चला। किसने चलाया ये शासन, आप ध्यान रखना, तो कर्पूरी देवी ने क्या चलाया, ये शासन चलाया। क्योंकि अभी बच्चा जो है वो क्या है बताओ, छोटा है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इनकी संरक्षिका कौन थी, संरक्षिका कौन थी, तो इनकी संरक्षिका थी इनकी माता। माता का नाम क्या है, तो कर्पूरी देवी। ये आप ध्यान रखना, कर्पूरी देवी इनकी माता का नाम है। तो ये इनकी संरक्षिका रही। प्रारंभिक काल में सेना का सारा कार्य कौन किया करती थी, तो ये ध्यान रखना, कर्पूरी देवी, इसी के निर्देशन में कार्य होता था। लेकिन बाद में ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जैसे सेनापति इनकी तो नियुक्ति की जानी थी, तो फिर आगे जाकर के ध्यान रखना वो नियुक्तियां भी की जाएंगी। अब चौहानों की मूल भाषा जो है वो कौन सी है, तो संस्कृत भाषा। और पृथ्वीराज तृतीय ने इस भाषा को आगे बढ़ाने का क्या किया, प्रयास किया, जो हमको आगे देखने को भी मिलेगा। और इनके दरबार में विद्वानों की बहुत लंबी पंक्ति हमको देखने को मिलेगी, बहुत सारे विद्वान देखने को मिलेंगे। लेकिन मित्रों आगे देखते हैं कि इनके सेनापति और इनके प्रधानमंत्री कौन थे, क्योंकि उनके बिना तो पृथ्वीराज चौहान का होना नहीं होने के क्या है, बराबर है। तो आप लोग इसको एक बार बना दो, फिर आगे चलेंगे अपन। बनाओ भाई बनाओ, बना दिया क्या, तो देखिए इधर ये छोटी बातें हैं, लेकिन यहां से क्या है, प्रश्न आ सकता है। इनके पिता सोमेश्वर है, माता कर्पूरी देवी है, वंश कौन सा है, चौहान है। जन्म 1166 में हुआ, लेकिन राजस्थान में नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना, हईल पाटन में हुआ है, जो कि कहां पर पड़ता है, गुजरात में। ये सबसे खतरनाक बात मान सकते हो। अधिकांश इसमें आपको आंसर देने वाले अजमेर के लिए करेंगे, अजमेर, लेकिन इनका जन्म स्थान है अजमेर, तो इनकी कर्म स्थली है। इनका जन्म स्थली कौन सा है, तो अहिल पाटन। लेकिन 1166, इसलिए उम्र का भी ध्यान रखें आप लोग। शासक बनने की उम्र इनकी 11 वर्ष की है, महज छोटी उम्र है। 1177 में शासक बने, मतलब राज्याभिषेक हो गया। लेकिन 1 वर्ष तक शासन किसने चलाया है, तो इनकी माता ने, इनकी माता के संरक्षण में शासन चला है। तो इनकी संरक्षिका है इनकी माता कर्पूरी देवी, और भाषा कौन सी है, इनकी संस्कृत। लेकिन एक प्रश्न ये भी तो आ सकता है कि वास्तव में इनका शासन कब शुरू हुआ, वास्तविक शासन की शुरुआत। तो ये ध्यान रखना आप लोग, वास्तविक शासन, तो वास्तविक शासन इन्होंने 1 वर्ष के बाद में शुरू किया।
1 वर्ष के बाद का मतलब है 1178 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, शासन शुरू किया। शासक बन कब गए थे, 77 में, और शासन शुरू कब किया, 1178 में। ये इनका वास्तविक शासनकाल शुरू होता है। कितने वर्ष की उम्र में, तो ये 12 वर्ष की उम्र में। हम कह सकते हैं कि यहां पर 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया था। किसने, देखें तो पृथ्वीराज तृतीय ने। हालांकि समस्या भी कुछ ऐसी आ गई थी कि इनको शासन शुरू करना ही पड़ा। उसका एक कारण ये था कि सुनो, जो नागार्जुन अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ करके आ रहे थे, जिसको शासक नहीं बनाया, उसने विद्रोह कर दिया कि उम्र का कारण बता करके मुझे शासक नहीं बनाया और इस छोटे से बच्चे को शासक बना दिया। इसलिए अब वो अजमेर पर आक्रमण करना चाहता है और वो भी एक सेना का संगठन कर रहा है। इसलिए आगे जाकर के अब सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान को अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी, और वो भी किसके सामने, तो अपनों के सामने, जो कि ध्यान रखना युद्ध नीति सेना वगैरह सबसे परिचित हैं। तो इनकी पहली लड़ाई जो होनी जा रही है वो किससे होगी, नागार्जुन से, और उसी में इनके सेनापति और प्रधानमंत्री अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन उस क्लास को अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।